हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांका एस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, सर हम कौन सा ऑप्शन लें, किस ऑप्शन के साथ जाएं। हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। बहुत बच्चे बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत सारे नेट पे सर्च किया जाता है, गूगल पे सर्च किया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं उनके वीडियोस देखते हैं, कौन सा ऑप्शन लें, क्या करें, किस प्रकार से करें। बहुत बड़ा मिथ, बहुत बड़ा डाउट यहाँ पर बच्चों के दिमाग में रहता है। और कई बार आपको किसी व्यक्ति के सुनने पर कोई व्यक्ति आपको जो है कह देता है फला ऑप्शनल तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे कई बार हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कहा जाता है, हिंदी मीडियम के बच्चों को बहलाया जाता है, फला ऑप्शनल तुम्हारे लिए नहीं है, फला ऑप्शनल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस ऑप्शनल के साथ जाओ, तुम उस ऑप्शनल के साथ जाओ। और हिंदी मीडियम का बच्चा, क्योंकि उसे इतना नॉलेज नहीं होता है, वो तो डेफिनेटली किसी के कहने पर ही चला जाता है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा फिर भी थ्रू आउट रिसर्च करता है, वो बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर होना चाहिए। लेकिन हिंदी मीडियम का बच्चा बिना रिसर्च के चलते ऐसे ही जो किसी ने कह दिया उस ऑप्शन के साथ में चला जाता है। फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल निकल जाने के बाद में रिग्रेट करता है कि मेरा ऑप्शनल ही गलत है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। प्रीलिम्स हर बार क्लियर हो रहा है, लेकिन मेंस में जा करके ऑप्शनल की गड़बड़ की वजह से ही मैं अच्छे मार्क्स इस ऑप्शन में नहीं गेन कर पा रहा हूं, और उसके बाद फिर वो अपना ऑप्शनल चेंज करता है। ऐसे कई सारे किस्से आप लोगों ने सुने होंगे। तो तरीका क्या हो, कौन सा क्राइटेरिया हो जिससे हम ये जान सके कि कौन सा ऑप्शनल हमारे लिए बेस्ट है, आज के इस सेशन में हम वही बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है उसको अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर टोटल 9 पेपर्स होते हैं, टोटल 9 पेपर हमें देखने को मिलते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो पेपर ए और पेपर बी जो है वो क्वालिफाइंग टाइप के पेपर हमें देखने को मिलते हैं। यानी इनको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो मिनिमम मार्क्स है वो लेकर के आने हैं। जैसे कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, कोई एक भारतीय भाषा आपको लेनी होती है। जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, उसमें जो 22 भाषाएं लिखी हुई हैं उनमें से कोई भी एक भाषा आप यहाँ पर चुन सकते हैं। जनरली नॉर्थ इंडिया के बच्चे, उत्तर भारत के बच्चे हिंदी चूज करते हैं यहाँ पर। और दूसरा एक इंग्लिश का पेपर, कंपलसरी इंग्लिश का पेपर हमें देखने को मिलता है। तो ये 2 पेपर जो है वो दोनों क्वालिफाइंग टाइप के हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन इसमें से 25% मार्क्स हमें लेकर आने होते हैं, 1/4 मार्क्स हमें लाने होते हैं। यानी 75 नंबर, 300 में से 75 नंबर जो है वो लाने होते हैं। उससे ज्यादा आप कितने ही लाओ वो आपके मार्क्स में ऐड नहीं होने वाले। ओवरऑल जो आपके मार्क्स होंगे उसमें जुड़ेंगे नहीं, उसमें ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर बच्चे जनरली 100-125 नंबर का टारगेट लेके चलते हैं, 150 नंबर का टारगेट लेके चलते हैं कि हाँ 150 में कुछ गड़बड़ियाँ भी हो जाए तो 100 तक हम रुक जाए तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये दोनों क्वालिफाइंग टाइप के पेपर होते हैं। यहाँ आपके पास में ज़्यादा जो है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने का यहाँ कोई औचित्य भी नहीं बनता है। बच्चे जनरली इसको पास करने के टारगेट के हिसाब से ही काम करते हैं। अब जो पेपर हैं बचे हुए 7, 2 निकल गए, उसके बाद जो 7 पेपर हैं उन 7 पेपर के मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं। 250 नंबर के ये 7 पेपर हैं। जो 2 क्वालिफाइंग टाइप के पेपर थे वो दोनों 300 मार्क्स के मिलेंगे आपको। लेकिन अब जो आपको पेपर्स दिख रहे हैं वो सब 250 मार्क्स के, 250 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। 7 पेपर हैं, टोटल 1750 मार्क्स है, 1750 मार्क्स इन 7 पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू जो होता है उसके 275 मार्क्स जुड़ते हैं, तो टोटल 2025 नंबर आपके मेंस के काउंट होते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो अगेन जो 250 नंबर के जो 7 पेपर आपको दिख रहे हैं, 7 पेपर्स आपको दिख रहे हैं, उसमें एक पेपर तो होता है ऐसे का, निबंध का, जिसमें आपको निबंध लिखने होते हैं। 2 निबंध जनरली आपको दिए जाते हैं। एक पेपर में 2 निबंध लिखने, 2 निबंध जो है वो 250 नंबर टोटल आपको दिखाएंगे। 125 नंबर का एक निबंध है, दूसरा 125 नंबर का निबंध है। ये हमारी रैंकिंग डिसाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दूसरे हैं 4 जीएस के पेपर। ये हैं 4 जीएस के पेपर, जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2, 3, 4, ऐसे ये 4 पेपर हमें जनरल स्टडीज के, जीएस के या सामान्य अध्ययन के देखने को मिलते हैं। ये सब 250 नंबर के होते हैं। टोटल 1000 मार्क्स के ये चारों पेपर बनते हैं। अब ये जो चारों पेपर है इसमें बच्चा जनरली जो है वो एक जैसे मार्क्स लाता है। किसी बच्चे का हिस्ट्री अच्छा होगा तो हो सकता है उसका साइंस वीक होगा, किसी का साइंस बढ़िया होगा तो इकोनॉमी वीक होगी, किसी की ज्योग्राफी वीक होगी तो किसी का कुछ अच्छा होगा, एथिक्स अच्छा होगा। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स को मिलाएं अगर आप, चारों पेपर्स को अगर आप मिलाएं तो बच्चा जनरली एक जैसे मार्क्स लाता है। जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं आप उनके जो मार्क्स हैं, जो कॉपीज हैं, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं।
उसमें आप देखेंगे लगभग चारों जीएस के चारों पेपर के मार्क्स अगर आप सबके मिलाओ तो लगभग सबके एक जैसे आएंगे। किसी एक जीएस पेपर में कोई अच्छा कर रहा है तो किसी दूसरे में अच्छा नहीं कर पा रहा है, कोई दूसरा उस वाले पेपर में अच्छा कर रहा है तो किसी तीसरे में अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल जो मार्क्स आते हैं इन चारों पेपर्स के मिला करके बच्चों के एक जैसे आते हैं। अब जो रैंकिंग डिसाइड करने वाला, जो हमें सर सबके एक जैसे मार्क्स आएंगे तो सबकी एक जैसी रैंक ही आ जाने वाली है ना, फिर हम और ऊपर कैसे जाएंगे, हमारी रैंक बढ़िया कैसे होगी, हम आईएएस बने, हम आईपीएस बने, वो बढ़िया रैंक कहां से लाए, टॉप 100 में कैसे आए, टॉप 50 में कैसे आए, या जो हमारी डिजायर्ड पोस्ट है, डिजायर्ड कैडर है, वो हमें कैसे मिल सके। तो वहां पर आपको ज्यादा मार्क्स लाने रहेंगे। ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको जो हेल्प करेगा, एक तो करता है ऐसे का पेपर, निबंध ज्यादा अच्छे लिखोगे तो आपको एक एक नंबर भी एक्स्ट्रा मिला, दो दो नंबर भी एक्स्ट्रा मिले तो आपकी रैंकिंग में बहुत सुधार आने वाला है। और जो मेन हमें पास करवाएगा, जो मेन हमारी रैंकिंग डिसाइड करेगा, दैट इज द ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल का पेपर जो है, कोई भी सब्जेक्ट आप लोगे उसके दो पेपर होंगे। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हो तो हिस्ट्री का ऑप्शनल का पेपर 1, हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर 2 होगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रहे हो तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 1, ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 2, ऐसे हर ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं। दोनों पेपर, एक एक पेपर 250-250 नंबर का होने वाला है। एक पेपर ऑप्शनल पेपर 1 250 का, ऑप्शनल पेपर 2 250 नंबर का, यानी टोटल 500 मार्क्स 500 नंबर के ये दोनों ऑप्शनल पेपर होने वाले हैं। ये 500 नंबर में से आप कितना ला पाते हो, ये सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। आप 250 ला रहे हो, 270 ला रहे हो, 300 ला रहे हो, 320 ला रहे हो, 340 ला रहे हो, कितने ला पाते हो, ये आपको जबरदस्त तरीके से कहीं रैंकिंग में बहुत ऊपर, या हो सकता है उस 1000 रैंकिंग में से भी बाहर आपको जो है पटक करके रख सकता है। तो ये ऑप्शनल अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा वैल्यू यहां पर रखता है। और बच्चे जनरली यही गड़बड़ कर जाते हैं। बाकी सब कुछ तो यूपीएससी ने वैसे ही डिसाइड कर रखा, आप उसमें कुछ चूज कर नहीं सकते हो। सिर्फ चूज करने का ऑप्शनल ऑप्शन जो है वो यूपीएससी ने रख रखा है ऑप्शनल पेपर में, वैकल्पिक विषय में। और वो विकल्प कई बार गलत चुन लिया जाता है, वो ऑप्शनल कई बार गलत ले लिया जाता है और बच्चा अपना ही जीवन बर्बाद कर देता है। अपनी ही आगे आने वाले समय में जो आप पैसा, समय, जो कुछ भी व्यर्थ करेंगे, जो कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे, वो सब व्यर्थ चला जाता है जब हमारा ऑप्शनल गड़बड़ा जाता है, हमारे ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो बच्चों को कई बार 2-2, 3-3, 4-4 साल के अटेम्प्ट बिगाड़ने के बाद फिर समझ आता है कि नहीं, हम इस ऑप्शनल में अच्छा नहीं कर पा रहे, हमें किसी और ऑप्शनल के साथ जाना चाहिए, किसी और ऑप्शनल को लेना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने आप में बन जाता है। पूरा 500 नंबर का सेक्शन है। 1750 में से 500 नंबर अकेले इन दो पेपर्स के हैं और ये आप चूज कर सकते हो। बाकी तो कहीं भी चूज करने का कोई ऑप्शन है नहीं, जो यूपीएससी ने सिलेबस में लिखा है वही पढ़ना है। यहां आप चूज करके सही ऑप्शनल अगर आपने चूज किया तो आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी जाएगी, बढ़िया नंबर लाएंगे, बहुत अच्छी रैंकिंग जाएगी। गलत ऑप्शनल चूज कर लिया तो नंबर हमारे खराब आएंगे, तो हमारी रैंकिंग भी बहुत डाउन चली जाएगी। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पर हम कौन सा ऑप्शनल ले सकते हैं, यूपीएससी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है। एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे ऐसे करके आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। 14 नाम तो आपको यहां दिख रहे और बाकी के नाम यहां दिख रहे। टोटल 25 ऑप्शनल की लिस्ट यूपीएससी ने दे रखी है। इन 25 में से भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओनली 25 है, ऐसे 25 ही ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है। एक लिस्ट और दे रखी। इस 25 के अलावा भी अगर आप चाहें तो लिटरेचर के जो है, साहित्य के 23 भाषाओं में से कोई सी भी एक भाषा ले सकते हैं। टोटल 23 लैंग्वेजेस, असमीज, बंगालीज, बोडो, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, संथाली, ऐसी उर्दू, तेलुगु, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं। इनमें से कोई भी एक भाषा चूज कर सकते हैं। उसका साहित्य, उर्दू साहित्य, तेलुगु साहित्य, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, उसका लिटरेचर या साहित्य का पेपर होगा। उसमें भी दो ही पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 उसी का होगा। ये आप ले सकते हैं। तो 23 लैंग्वेजेस ये ऑप्शनल के रूप में आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं। और साथ ही साथ 22 भाषाएं वो है जो संविधान के अनुच्छेद 8 में लिखी गई हैं और 23वीं इंग्लिश है। तो टोटल जो है वो 23 भाषाएं आपके सामने यहाँ पर ऑप्शनल के रूप में है और 25 ये हैं। 25 + 23 टोटल 48 ऑप्शनल की लिस्ट आपके सामने बन जाती है। इन 48 में से 48 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, कोई एक विषय आपको पसंद करना है जिसमें कि आप अपना एग्जाम क्लियर कर सके। अब सर कैसे चूज करें, तो बहुत बड़ी लिस्ट है। हम सोच रहे थे 1-2 होंगे तो हम 1-2 ट्राई करके देख लेंगे, एक साल ये दे देंगे, अगले साल वो दे देंगे, अगले साल वो दे देंगे। लेकिन ऐसे 48 सालों तक तो हम नहीं दे सकते हैं, ऐसे एक एक साल ट्राई करते रहे तो।
तो ऐसे में आपके सामने एक सही तरीका होना बहुत जरूरी है, सही क्राइटेरिया होना बहुत जरूरी है, जो हमें बताए कि हाँ सही ऑप्शनल कौन सा होगा, किस प्रकार से हम इस ऑप्शनल को चुनेंगे। तो सही तरीके के लिए जो आपके पास मेथड निकल के आता है, सबसे पहले आप देखेंगे सक्सेस रेशियो, सफलता अनुपात। कितने बच्चे हर साल उस ऑप्शनल को ले रहे हैं और उसमें से कितने सेलेक्ट हो रहे हैं। कई बार आप देखेंगे 10 बच्चों ने लिया था और उसमें से 3 सेलेक्ट हो गए, तो सक्सेस रेशियो 30% का, सक्सेस रेशियो जो है वो 30% का निकल के आया। बच्चों को लगता है अरे सर 30% का रेशियो है, बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर आप देखते हैं अगले 10 सालों तक उस सब्जेक्ट से कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे कई बार साहित्य वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, किसी ने बोडो साहित्य लिया, किसी ने असमी साहित्य लिया, अगले 2-2 5 साल 5-5 साल तक कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा। और कभी कभी 10 बच्चों ने लिया था, 10 में से 3 का सिलेक्शन हो गया, 4 का सिलेक्शन हो गया, 2 का सिलेक्शन हो गया, 20-30-40% का सक्सेस रेशियो दिखता है। लेकिन वो मेंटेन भी रहना चाहिए। अगर कोई सक्सेस रेशियो जो है वो मेंटेन रह रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। जैसे जनरली ज्योग्राफी ऑप्शनल, उसका लगभग 5% का सिलेक्शन रेशियो है, 100 में से 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट है, हर साल लगभग इतने बच्चे जो है उससे सेलेक्ट होते ही होते हैं। उसका जो सिलेक्शन रेशियो है कभी कभी 8-5% पर तक भी गया है, पर 5% पर कांस्टेंट बना हुआ है। पिछले कई सालों से आप देखेंगे 5% पर कांस्टेंट बना हुआ है, बीच में 6% 8% भी गया है, पर कम नहीं होता है। जिससे कि हमें ये सांत्वना रहती है, हमें ये उम्मीद रहती है, जिससे हमें ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ 100 में से 5 बच्चों का तो सिलेक्शन होगा और उन 5 में हमको भी आना है। डेफिनेटली कंपटीशन एग्जाम है, तो यहाँ पर 100 में से 5 का ही हो पाएगा। वैसे भी अगर आप यूपीएससी के एग्जाम में देखें तो यूपीएससी में सिर्फ 0.1 बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। अगर 10 लाख बच्चे फॉर्म जो है वो भरते हैं, तो उसमें से सिर्फ 1000 बच्चों का लगभग सिलेक्शन होने वाला है, जो कि अगर आप देखेंगे तो 0.1% के आसपास है। 0.1% का सिलेक्शन रेशियो ओवरऑल यूपीएससी का है, ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे में अगर कोई ऑप्शनल हमें बढ़िया सक्सेस रेशियो दिखा रहा है, 5%, 10%, और अगर वो कांस्टेंट है, वैसे 10% पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ऐसे बीच बीच में कभी 20-30% का सक्सेस रेशियो भी आ जाता है कुछ ऑप्शनल का, लेकिन वो कांस्टेंट है कि नहीं ये भी हमें साथ में देखना है। ऐसा नहीं कि एक ही साल ऐसा हुआ था, अगले 5 सालों तक उससे कोई सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो वैसा ऑप्शन लेने से कोई फायदा हमें नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है सक्सेस रेशियो, सफलता अनुपात। दूसरा पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अगर हम वो ऑप्शन लेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे कहां से? या तो हम किसी टीचर की क्लासेस ज्वाइन करेंगे, क्लासेस हमें अवेलेबल हो पा रही है नहीं हो पा रही, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अवेलेबल हो पा रही है नहीं हो पा रही है। और अगर क्लासेस ज्वाइन करने के बाद हमें बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, तो बुक्स अवेलेबल है कि नहीं। सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारे पास वो है बुक्स। बुक्स हमारे पास उसकी अवेलेबल है कि नहीं है, कितनी अवेलेबल हो पा रही है। हिंदी, मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के, तो हिंदी में उसकी बुक्स अवेलेबल है या नहीं है। इंग्लिश में जनरली सारे ऑप्शनल की बुक्स मिल जाती है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में उसका मटेरियल कंटेंट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। इसके अलावा सिलेबस के साथ कितना ओवरलैप कर जाता है जीएस के सिलेबस के साथ। जनरली क्या होता है, देखिए यूपीएससी की दुनिया में ये इतना बड़ा, तो मान लीजिए जीएस का सिलेबस है। अब आपने मान लीजिए ऑप्शनल लिया, और वो ऑप्शनल जो है अलग से इतना बड़ा ऑप्शनल और ले लिया आपने, अब अलग से इतना सब कुछ पढ़ना है। यूपीएससी की दुनिया में जब बच्चा आता है बाहर से, जब देखता है तब तो उसको लगता है अरे सर हो जाएगा, ये सब बहुत इजी है सर, हो जाएगा। लेकिन जब वो उसमें एंट्री करता है तो पता चलता है सर हम पिछले 2 सालों से सिलेबस ही नहीं खत्म कर पा रहे, एक एक टॉपिक भी हमसे कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 सालों से हमारी ये स्थिति चल रही है। तो जब इतना बड़ा सिलेबस जीएस का है और आप ऑप्शनल भी लेके बैठ गए जिसका सिलेबस भी इतना बड़ा है, तो आपको ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में ये सब भी पढ़ना है। तो अगले 2 साल और मान के चलो, फिर तो अगर आप 2 साल में ये नहीं पढ़ पा रहे हो तो अगले 2 साल इसके और मान के चलो, तो 4 साल तक आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है 4 साल बाद कंप्लीट कर पाओगे। इससे बढ़िया जो तरीका है वो ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे ऑप्शनल को चूज करो जो इसी जीएस के साथ ओवरलैप कर जाए। यानी इतना इतना जीएस तो आपको पढ़ना ही है, और उस जीएस में इतना इतना सेक्शन जो आपको दिख रहा है वो ऑप्शनल में भी कवर हो जाए। यानी एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, वो जीएस में भी काम आएगा, ऑप्शनल में भी काम आएगा। सिर्फ इतना एडिशनल ऑप्शनल आपको पढ़ना रहा, इतना सा और सेक्शन आपको पढ़ना रहा, 20-30% की मेहनत एक्स्ट्रा करनी रही, और आपका ऑप्शनल भी तैयार, जीएस भी तैयार, दोनों एक साथ तैयार हो गए। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, आप 100% मेहनत यहाँ कर रहे थे, 100% मेहनत यहाँ कर रहे थे, 200% की मेहनत हो रही थी। अब सिर्फ 120% की मेहनत में आपका जीएस भी तैयार, ऑप्शनल भी तैयार हो गया, दोनों चीजें एक साथ आपकी काम कर गई।
तो जीएस के सिलेबस के साथ में उसकी ओवरलैपिंग कितनी है, इसको भी हमें चेक करना होता है। इससे हम बहुत ज्यादा एडवांटेज में जाते हैं। स्मार्ट स्टडी जिसको कहा जाता है, वो स्मार्ट स्टडी यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बच्चे जनरली जैसे साहित्य वाले सब्जेक्ट ले लेते हैं, साहित्य वाले सब्जेक्ट में क्या होता है, इतना बड़ा जीएस पढ़ना है प्लस इतना बड़ा साहित्य का ऑप्शनल का सब्जेक्ट भी पढ़ना है, उसका बर्डन और ज्यादा बढ़ जाता है, उसका जो भार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं बच्चे ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ जाते हैं, तो वहां पर जीएस के साथ ही इतनी जबरदस्त ओवरलैपिंग मिलती है कि वही पार्ट, वही पॉइंट, वही टॉपिक जीएस में भी पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं, और वही टॉपिक ऑप्शनल के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो काम आसान हो जाता है। एक ही टॉपिक पढ़ के जब तीन तीन जगह नंबर लाया जा सकता है, तो इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। तो फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट, सॉरी, ओवरलैपिंग सिलेबस कितना है ये हमें देखना होता है। नेक्स्ट होता है फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट। ये तीनों क्राइटेरिया आपने देखे और उसके हिसाब से कोई सब्जेक्ट आपने डिसाइड कर लिया। कई बार ऐसा होता है बच्चा उस सब्जेक्ट को ले लेता है और उसके बाद 6 महीने बाद बोलता है, 1 साल बाद बोलता है, मुझे तो ये सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा है। वो सोचता है चलो आज पहला दिन था नहीं समझ आया, आज चौथा दिन था नहीं समझ आया, आज 15 दिन ही हुए अभी नहीं समझ आया। ऐसे करते करते 6 महीने निकल जाते, एक पूरा ऑप्शनल का पेपर कंप्लीट हो जाता है, या कई बार तो पूरा ऑप्शनल ही कंप्लीट हो जाता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। तब वो जाके देखता है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो आप उस सब्जेक्ट के साथ में कितने फेमिलियर हैं, कितना उस विषय को आप अच्छे से ग्रेस्प कर पा रहे हो, ये भी जरूरी है। अब ये कैसे पता लगाएंगे सर? जनरली जीएस जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है। जीएस में आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छी लग रही है तो आप डेफिनेटली ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जा सकते हैं। जीएस में मान लीजिए आपको पॉलिटी बहुत अच्छी लग रही है, पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन, आप पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ जा सकते हैं। ऐसे कुछ सब्जेक्ट, एथिक्स पढ़ रहे हो, एथिक्स में फिलोसॉफी आपको अच्छी लग रही, सोशियोलॉजी वाला पार्ट अच्छा लग रहा है, आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ जाओ, फिलोसॉफी ऑप्शनल के साथ जाओ। तो ये कुछ सेक्शंस जब आप जीएस में पढ़ रहे होते हैं ना, जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट का थोड़ा 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 पार्ट आपको दिख जाता है, तो उससे आपको पता चल जाता है मुझे किस में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से समझ आ रहा है, उसको आप ऑप्शनल के साथ में ले सकते हो। वो तीनों क्राइटेरिया जो ऊपर हमने देखे उसके साथ में, ऐसा नहीं कि बस मुझे तो सर ये वाला सब्जेक्ट पसंद आया जो कि उसका ना तो मटेरियल मिल रहा है, उसकी किताबें नहीं मिल रही है, एक टॉपिक ढूंढने के लिए आपको 10 लाइब्रेरी छाननी पड़ रही है, तो फिर भले ही आपका इंटरेस्ट कितना ही हो उस सब्जेक्ट में, आप उस सब्जेक्ट को कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप घूमते ही रहोगे, लाइब्रेरी लाइब्रेरी ही छानते रहोगे। तो ऐसे में आप फिर उस ऑप्शन को तैयार ही नहीं कर पाओगे। तो फैमिलियरिटी विद दी सब्जेक्ट, ये सब ऑर्डर ऐसा ही है। सबसे पहले आप देखेंगे सक्सेस रेशियो, वो आपने देख लिया, उसके बाद आपके हाथ में 3 4 5 ऑप्शन आए, तो आप उसके बाद देखेंगे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, वो भी आपने देख लिया। अब हो सकता है आपके 2 ऑप्शन और छट गए होंगे, अब आपके हाथ में 3 ही बचे हैं। 3 में आप देखेंगे ओवरलैपिंग सिलेबस कितना है, तो हो सकता है 3 में से एक और छट जाए, 2 ही बचे आपके हाथ में। 2 के बाद आप देखिए उस विषय से आपका परिचय कितना है, आपको कितना इंटरेस्ट आता है उस सब्जेक्ट के अंदर। हो सकता है यहीं पर आपका ऑप्शन डिसाइड हो जाए, 2 ही ऑप्शन आपके हाथ में, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, इसी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। ऐसे जनरली जो है इस पॉइंट तक आते आते आपका ऑप्शनल जनरली डिसाइड हो ही जाएगा। एंड लास्ट में देखा जाएगा, वो अगर आपके पास में अभी भी ये सब क्राइटेरिया लगा देने के बाद भी दो ऑप्शनल या 2 से ज्यादा ऑप्शनल अभी आपके कंफ्यूजन में है, सर कौन सा ले, अभी भी समझ नहीं आ रहा इन 2 3 में से, तो फिर आप देखिए उनमें से कौन सा छोटा वाला ऑप्शनल है। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद भी आपके पास में कोई कंफ्यूजन बच रहा है, तो फिर लास्ट में देखिए कि कौन सा ऑप्शनल छोटा वाला है, मतलब जिसका सिलेबस छोटा हो। सिलेबस लंबा या छोटा ये सबसे लास्ट का टॉपिक होना चाहिए। कई बार बच्चे सबसे पहले इसको अप्लाई कर देते हैं, फला ऑप्शनल सर बहुत छोटा है, 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है, हम उसके साथ गए और पता चला उससे पिछले 10 सालों में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, इस साल भी सिलेक्शन नहीं हो रहा और हम बैठे ही हैं, हम अगले साल का वेट कर रहे हैं, क्या पता अगले साल सिलेक्शन होगा या उससे अगले साल, किस्मत के भरोसे बैठे हैं, भाग्य के भरोसे बैठे हैं। तो वैसे काम नहीं चलेगा। तो ये जो लंबा और छोटा ऑप्शनल जो दिमाग में लेकर के चलते हैं कई सारे बच्चे, ये सबसे लास्ट का क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए उससे सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया यही होना चाहिए हमारा, सक्सेस रेशियो कितना है, सफलता अनुपात कितना है, उससे हर साल सिलेक्शन हो रहे कि नहीं हो रहे, एकदम कॉन्स्टेंटली हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तभी हमें उस ऑप्शन के साथ जाना फायदे का सौदा रहेगा। देन उसके रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, देन हम देखेंगे ओवरलैप कितना करता है वो जीएस के सिलेबस के साथ में, देन हम देखेंगे हमें उस सब्जेक्ट के साथ में कितनी फैमिलियरिटी है, हमें ये वाला ज्यादा पसंद आता है कि वो वाला ज्यादा पसंद आता है, और एंड में सबसे लास्ट में हम देखेंगे किसका सिलेबस छोटा है, उस ऑप्शनल के साथ फिर हम जाएंगे, उस ऑप्शनल को हम प्रिपेयर करेंगे। राइट। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिनसे कि आप किसी ऑप्शनल को सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस ऑप्शनल के साथ हमें जाना चाहिए, इस ऑप्शनल के साथ हमें
रहना चाहिए, ये ऑप्शनल हमारे लिए सबसे बढ़िया होगा। हिंदी मीडियम से हो आप तब भी आपके लिए क्राइटेरिया यही रहेंगे, इंग्लिश मीडियम से हो आप तब भी आपके लिए क्राइटेरिया यही रहेंगे। इन्हीं क्राइटेरिया को देख करके फिर आप अपने ऑप्शनल को डिसाइड करेंगे। यहां हम बात करते हैं ज्यादातर बच्चे चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम के बच्चों का तो और अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सालों से सिर्फ 2-3 ऑप्शनल ही ऐसे हैं जिनसे सिलेक्शन हो रहा है। तो वहां पर जो है सक्सेस रेशियो सिर्फ 2-3 ऑप्शनल का ही बैठ रहा है, बाकी किसी का भी बैठ ही नहीं पा रहा हिंदी मीडियम में। तो वहां पर हमें कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए? यहां आपके सामने जो सबसे बेस्ट ऑप्शनल निकल करके आता है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, दैट इज द ज्योग्राफी ऑप्शनल। सबसे ज्यादा बच्चे अगर किसी ऑप्शनल के साथ बैठते हैं मेंस में, दैट इज द ज्योग्राफी ऑप्शनल। क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल के इतने एडवांटेज है जितना किसी और ऑप्शनल का नहीं है। आप सोचोगे कि भाई ऐसा क्या है ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो सब बच्चे यही लेकर के बैठ रहे हैं, बाकी किसी ऑप्शनल के साथ में नहीं जा रहे हैं। इतने एडवांटेज हैं जितना कि किसी और ऑप्शनल के पास में एडवांटेज है ही नहीं। इसीलिए सबसे ज्यादा बच्चे जिस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, हिंदी मीडियम में भी सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाने वाला ऑप्शनल है ज्योग्राफी ऑप्शनल, इंग्लिश मीडियम में भी सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाने वाला ऑप्शनल है ज्योग्राफी ऑप्शनल। क्यों है? पहला तो सबसे पहली चीज है वेरी हाई सक्सेस रेट। हर साल 5% या उससे ज्यादा की सक्सेस रेट यहां मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा है। जहां मैंने अभी आपको बताया यूपीएससी में 0.1% की सक्सेस रेट है, वहां ये ऑप्शनल 5% से ज्यादा की सक्सेस रेट मेंटेन कर रहा है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उस नजरिए से। दूसरा, रिसोर्सेस खूब सारे, आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, खूब सारी किताबें अवेलेबल है। हर किताब लगभग यहाँ पर तो लगभग हर किताब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखी गई है उसका हिंदी एडिशन भी मिलता है। यानी जिस क्वालिटी का कंटेंट इंग्लिश मीडियम का बच्चा पढ़ता है उसी क्वालिटी का कंटेंट हिंदी मीडियम के बच्चे को भी मिल जाता है। बुक्स के मामले में यहाँ पर कोई समस्या नहीं आती। इवन दैट आज के टाइम पर जितनी भी मैगजीन्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो भी हिंदी मीडियम के बच्चों को एज इट इज हिंदी में भी अवेलेबल हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज हिंदी मीडियम वालों को बन जाता है। इस वजह से हिंदी मीडियम वालों का भी सबसे फेवरेट ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल बन जाता है। और जो ओवरलैपिंग है, जो तीसरा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, पहला क्राइटेरिया हमारा सक्सेस रेशियो है, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। ज्योग्राफी ऑप्शनल इन दोनों में सबसे खरा उतरता है, जबरदस्त खरा उतरता है। सक्सेस रेशियो के मामले में तो बहुत सारे ऑप्शनल इसके साथ, मतलब कोई ऑप्शनल है ही नहीं जो इसके सामने टिक सके। नेक्स्ट बात आती है ओवरलैपिंग ऑफ सिलेबस। इस मामले में भी कोई ऑप्शनल ऐसा नहीं है जो इसके सामने टिक सके। बाकी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई थोड़ा जीएस के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, कोई 10% कर रहा होगा, कोई 20% कर रहा होगा, कोई 30% कर रहा होगा। यहाँ 70 से 80% का ओवरलैपिंग है। यानी ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो पढ़ेंगे वो सब जीएस में पढ़ना है। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं भी लेंगे तब भी वो सब कुछ आपको जीएस में पढ़ना है। भले आपको ये लगे ज्योग्राफी टफ है नहीं पढ़ेंगे हम, तब भी किसी बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है ऐसा। वैसे ज्यादातर बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते हैं वो ज्योग्राफी से मुझसे पढ़ने से पहले बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनका फेवरेट सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी बन जाता है। तो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो इतने टॉपिक्स की ओवरलैपिंग होगी जीएस के साथ में। गिने चुने 10-20 टॉपिक ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे ऑप्शनल के लिए, वरना वही सब कुछ पढ़ना है जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं। साइक्लोन पढ़ रहे हैं, चाहे प्लेट टेक्टोनिक थियरी पढ़ रहे हैं, चाहे वॉल्केनो पढ़ रहे हैं, ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, भूकंप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ इधर ऑप्शनल में भी वही सब कुछ आने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं आ जाने वाला है। कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं डेफिनेटली जो हमें और एक्स्ट्रा पढ़ने रहेंगे, बाकी कहानी वही की वही चलने वाली है। तो इस वजह से ओवरलैपिंग ऑफ सिलेबस के मामले में और कोई ऑप्शनल इसके आसपास भी नहीं फटकता है। सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल की हमें देखने को मिलती है। एंड देन फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट, मैंने अभी बताया बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी बन जाता है। ज्यादातर बच्चे जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं मेरी क्लास में, उन बच्चों का सर हम पहले ज्योग्राफी से बहुत डरते थे लेकिन अब हम ज्योग्राफी ऑप्शनल ही ले रहे हैं, ज्योग्राफी ही हमारा सबसे सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हिंदी मीडियम में खास तौर से, सर हमें ज्योग्राफी बहुत अच्छा लग रहा था, आपकी बात भी हमें समझ आई थी कि हाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल बेस्ट ऑप्शनल है, लेकिन हमारे फला भैया ने कहा था या फला दीदी ने कहा था कि तुम ज्योग्राफी के साथ मत जाना, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बना ही नहीं है, और वो कोई और ऑप्शनल ले लेते हैं। 6 महीने 1 साल खराब करने के बाद उनको पता चलता है ये ऑप्शनल समझ में ही नहीं आ रहा है, पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया लेकिन हमें कुछ समझ ही नहीं आया। फिर वापस आते हैं लौट के अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करके, अल्टीमेटली आते हैं लौट के सर अब हम ज्योग्राफी ऑप्शनल ही ले रहे हैं, वही समझ आता है हमें, उसी के साथ जा रहे हैं हम।
और अल्टीमेटली वो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं और सिलेक्शन पाते हैं। तो ऐसा कई सारे बच्चों के साथ हो जाता है। फेमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको कोई ऑप्शनल समझ ही नहीं आ रहा तो बाकी के क्राइटेरिया जो है वो आप लगा करके भी देखेंगे तब भी मामला गड़बड़ा जाता है। तो ये सारे क्राइटेरिया अगर आप अप्लाई करें तो आपके लिए बहुत फायदे का सौदा यहाँ पर बन जाता है, और ज्योग्राफी ऑप्शनल इन सब में खरा उतरता है। सिलेबस इसका डेफिनेट है, निश्चित पाठ्यक्रम में यूपीएससी ने सिलेबस में एक एक टॉपिक जो है वो मेंशन कर रखा है, ये पढ़ना है, जियोमॉर्फोलॉजी में ये पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी में ये पढ़ना है। जैसा कि जनरली जीएस में नहीं होता है, जीएस में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें ये बहुत बड़ी समस्या रहती है बच्चों के साथ, वैसा ऑप्शनल के साथ नहीं है। बहुत डेफिनेट सिलेबस, एकदम निश्चित पाठ्यक्रम यूपीएससी ने यहाँ पर दे रखा है। एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, ज्योग्राफी बहुत इजी सब्जेक्ट है। बहुत सारी दैनिक चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती हैं, सर ये हवाएं क्यों चलती होंगी, ये बारिश क्यों होती होगी, अलग अलग प्रकार की बारिश कैसे हो जाती होगी, बहुत सारे डाउट जो आपके दिमाग में जनरली बने रहते हैं, वो सारे डाउट्स यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ पढ़ के, ऑप्शनल पढ़ पढ़ के, जीएस में पढ़ के आपके क्लियर हो जाते हैं। तो बच्चे का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर डेवलप होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, बहुत सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं। एंड जनरली मोर साइंटिफिक सब्जेक्ट होता है, रटना कम पड़ता है, समझना ज्यादा रहता है। तो फैक्ट्स हमारे यहाँ पर कम डील करने पड़ते हैं। जनरली ऐसा होता है जब आप किसी चीज को रटते हो तो उसको बार बार रिवीजन की जरूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स को आप सिर्फ रिवीजन कर करके ही याद कर सकते हो, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कोई अवधारणा है, वो आप एक बार पढ़ते हो लाइफ टाइम याद रहती है, या ज्यादा से ज्यादा दूसरी बार रिवीजन करना पड़ता है, फिर तो लाइफ टाइम याद रहती है, पूरी जिंदगी भर याद रहती है। तो ऐसे में ये सब्जेक्ट हमें समझने के लिए बहुत अच्छा होता है और काफी लंबे समय तक याद रख पाते। तो नंबर ऑफ रिविजन्स की आवश्यकता कम रहती है, ज्यादा रिविजन्स यहाँ नहीं देने पड़ते जितने कि हमें किसी दूसरे ऑप्शन में देने पड़ते हैं। इसके अलावा ये सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमी से कनेक्ट होता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इनसे सीधा सीधा कनेक्ट होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट जीएस के ऐसे हैं जिनसे इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट होता है, इन सब्जेक्ट्स के साथ में तो सीधा सीधा कनेक्ट होता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट, जो व्यक्तित्व परीक्षण, इंटरव्यू जो हमारा होगा, उसके अंदर हमसे बहुत सारे लोकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किस क्षेत्र के हो, आपका जो डीएएफ होता है उसमें आप मान लीजिए रायपुर के रहने वाले हो तो रायपुर की समस्याएं बताओ, इतनी इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलप्ड, इतनी इंडस्ट्रीज है फिर भी एरिया डेवलप्ड क्यों नहीं है, वहां की समस्याएं बताओ, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी क्या समस्याएं हैं, परिवहन से जुड़ी क्या समस्याएं हैं, एनवायरमेंट से जुड़ी क्या समस्याएं हैं। ऐसे जनरली जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्राइटेरिया की चीजें होती हैं वही आपसे जनरली वहां से पूछी जाती हैं। तो जनरली हमारा जो है इंटरव्यू में भी यहाँ पर हेल्प मिल जाती है इस ऑप्शन के साथ में। इसके अलावा मैप्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं। आपने जनरली किसी भी टॉपर को देखा होगा, मैंने सबसे ज्यादा फ्लो चार्ट का उपयोग किया इसलिए मुझे बढ़िया नंबर मिले। किसी भी टॉपर को देखिए, जनरली आप मैप्स का, फ्लो चार्ट का, इनका उपयोग करते ही करते तभी आपको बढ़िया नंबर मिल पाते हैं मेंस के अंदर। और ज्योग्राफी के अलावा को और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जिसमें इतना स्कोप हो, मैप्स का, फ्लो चार्ट का, डायग्राम का उपयोग करने का इतना स्कोप किसी और ऑप्शन के साथ नहीं होता जितना ज्योग्राफी के साथ होता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा मैप्स का उपयोग, फ्लो चार्ट्स का उपयोग यहाँ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेटर मार्क्स जो है, स्मार्ट मार्क्स जो है वो यहाँ पर हम गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एंड जो मैपिंग वाला पार्ट है, वो मैपिंग वाला पार्ट जो है वो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ ऑप्शनल में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो पेपर 2 है, इंडियन ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है, उसके अंदर 10 मैप एंट्रीज पूछी जाती है, 2-2 नंबर की एक मैप एंट्री होती है, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। बहुत जो स्कोरिंग पार्ट होता है, बहुत स्कोरिंग, 20 में से आपको 10 में से 8 एंट्री भी आती हो तो 20 में से 16 नंबर आप प्राप्त करोगे, जो कि जनरली किसी भी ऑप्शनल में या जीएस में 20 में से 16 यानी 80% मार्क्स आप नहीं ला सकते। 20 में से 16 कुछ वैसा ही है जैसे 10 नंबर वाले क्वेश्चन में 8 नंबर आपको प्राप्त हुआ। ऐसा आपने जनरली कभी नहीं देखा, हम कितना ही अच्छा लिख लें 10 में से 8 नहीं मिलते, 10 में से 4 नंबर, 10 में से 5 नंबर, एक्सेप्शनली बहुत शानदारी लिख दिया तो 10 में से 6 नंबर, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाले। लेकिन यहाँ पर आप 10 में से 8 नंबर, 9 नंबर भी ला सकते हो, इवन दैट आपको 10 एंट्री पता हो, 10 में से 10 नंबर भी ला सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है ज्योग्राफी ऑप्शनल को, जो किसी और ऑप्शनल के साथ है नहीं। हिस्ट्री ऑप्शनल में जरूर मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर उनके मार्क्स का वेटेज इतना नहीं, 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता वहां पे, यहाँ 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर बच्चे को मिल जाता है ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले को, जो किसी और ऑप्शनल में है ही नहीं। ये ऑप्शनल, ये पर्टिकुलर एडवांटेज किसी और ऑप्शनल के पास है ही नहीं। तो यहां पर मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए बहुत 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 बड़ी रोल प्ले कर देते हैं ऑप्शनल में भी। साथ ही साथ हम जानते हैं कि प्रीलिम्स में भी 5 से 7 क्वेश्चन मैपिंग के आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन का पेपर प्रीलिम्स का होने वाला है और उसमें 5 से 7 क्वेश्चन मैपिंग के होने वाले हैं, कभी कभी 10 से 12 क्वेश्चन भी मिलते हैं। वहां पर हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा,
बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा प्रीलिम्स के अंदर। प्रीलिम्स के अंदर अगर आप ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी पार्ट को अकेले को देखो, मैपिंग, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इस सारे सेक्शन को देखो, जनरली 30 नंबर, 100 में से 30 क्वेश्चन जो है वो आपको वहां पर मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, 100 में से 30 क्वेश्चन सिर्फ इन 3 सेक्शन से लगभग आपको मिलेंगे, और वो तीनों ही सेक्शन इस ऑप्शनल के साथ जबरदस्त तैयार हो जाने वाले। तो प्रीलिम्स में तो आपको 30 में से आप 28 भी सही कर लोगे, 27 भी सही कर लोगे, 25 मान के चलें, तब भी 50 नंबर दिलाएगा। कट ऑफ ही 90 नंबर पर जाती है, 50 नंबर अकेला ज्योग्राफी ऑप्शनली आपको प्रीलिम्स के अंदर दिला देने वाला है। थोड़ा और करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लो, प्रीलिम्स ही क्लियर हो जाने वाला है आपका, अकेले इस ज्योग्राफी ऑप्शनल के दम पर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाने वाला है। तो ऐसे में जो है प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है ये सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ में जबरदस्त कनेक्टिविटी भी दिखाता है, जबरदस्त ओवरलैपिंग दिखाता है। इतना बड़ा एडवांटेज और किसी ऑप्शनल के साथ में नहीं जा पाता है। इसीलिए यही कारण है, दैट इज द रीजन, सबसे ज्यादा ऑप्शनल जिस ऑप्शनल को, सबसे ज्यादा बच्चे जिस ऑप्शनल को प्रेफर करते हैं, दैट इज द ज्योग्राफी ऑप्शनल। इवन दैट हिंदी मीडियम पिछले 3 साल से देखिए 3-4 ऑप्शनल ही है जहां से बच्चों का सेलेक्ट हो रहा है, और उनमें से एक ऑप्शनल है ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो ऐसे में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शनल बन जाता है, चाहे आप कोई से भी मीडियम के हो, दैट इज द ज्योग्राफी ऑप्शनल। और इसीलिए मैं बच्चों को प्रेफर करता हूं कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ अपनी प्रिपरेशन करें, अपनी तैयारी करें, जिससे कि आप शॉर्ट सिलेक्शन जो है वो अपना ले पाए। डेफिनेटली सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो के साथ आपको यही ऑप्शनल मिलेगा, सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो। और इतना सक्सेस रेशियो लगातार किसी भी ऑप्शनल का नहीं है। लगातार की बात कर रहा हूँ, किसी साल हो सकता है कोई जो लिटरेचर वाला, साहित्य वाला सब्जेक्ट है, वो 20-30% की आपको सक्सेस रेशियो दिखा दे, लेकिन हर साल नहीं मेंटेन कर पाता। हर साल सक्सेस रेशियो एक जैसा मेंटेन हो, उसमें अगर हम टॉप ऑप्शनल की बात करें तो फिर ज्योग्राफी ही ऑप्शनल निकल करके आता है। तो ऐसे में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शनल बन जाता है, जैसा मैंने आपको बताया 1750 में से 500 नंबर यहाँ आने वाले हैं। 500 में से अगर आप 300 नंबर भी ला पाते हो, 280 नंबर भी यहाँ से ला पाते हो, सिर्फ ऑप्शनल में बात कर रहा हूँ, 280 मार्क्स अगर आप यहाँ से ला पाते हो, और ये जो ऑप्शनल आप पढ़ोगे जीएस में भी आपको हेल्प करेगा। तो जीएस में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में जितना जितना पार्ट जीएस का आने वाला है, वहां से अगर आप अगेन 250 के आसपास मार्क्स ला पाते हो, 250 220 भी ला पाते हो, तो 220 और 280 अगर आप टोटल काउंट करोगे, 280 ऑप्शनल में और जीएस में अगर आपको ये 220 नंबर के लिए भी हेल्प कर जाता है, तो अब आप देख सकते हैं 500 मार्क्स आपको अकेला ये ऑप्शनल दिला जाता है। अकेला आपको टोटल सिलेक्शन के लिए 1000 नंबर चाहिए, उसमें से 1000 पे तो आप टॉप करोगे, 1000, 1000, 20, 30 अगर आप लाओगे तो टॉप करोगे, टॉप 100, टॉप 50 में आप खुद को पाओगे। वहां पर आपको 500 नंबर जो है वो ये अकेला ऑप्शनल आपको दिला रहा है। इसीलिए मैं जनरली कहता हूं कि बाकी सारे ऑप्शनल 500 नंबर के ही होते हैं। बाकी सारे ऑप्शनल में 250 नंबर का पेपर 1 और 250 नंबर का पेपर 2, ये पेपर 1 के, ये पेपर 2 के, बाकी ऑप्शनल सारे 500 मार्क्स के ही होते हैं। लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो 800 टू 900 मार्क्स का होता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल को अगर आप देखेंगे तो 800 टू 900 मार्क्स, 800 से 900 अंक का आपको मिलता है। उस 800 से 900 में से आप 450-500 नंबर जो है वो आसानी से ला सकते हो। यानी जितने सिलेक्शन के लिए चाहिए उससे आधे नंबर, आधे से भी ज्यादा नंबर जो है ये ऑप्शनल अकेला दिला जाएगा। बाकी किसी ऑप्शनल में ये काम करने की कैपेबिलिटी नहीं है। राइट, चलिए, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शनल हमारे लिए सबसे बेस्ट है, कौन से ऑप्शनल के साथ हम जा सकते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया अपने दिमाग में रखे जाएं कि किस ऑप्शनल के साथ जाया जाए, किस ऑप्शनल को चूज किया जाए। ये सब चीज़ें अब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। ऑप्शनल का हमारे मेंस के एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस है ये भी कहानी आपको समझ आ गई होगी, और किस ऑप्शनल के साथ जाया जाए, ज्योग्राफी ऑप्शनल सबसे बेस्ट क्यों निकल करके आता है, ये भी कहानी आपको समझ आ गई होगी। हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच जो है वो नया बैच, न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और उसमें अभी आपको जबरदस्त डिस्काउंट्स अवेलेबल हो रहे हैं। 15,000 रुपए का बैच है, लेकिन 60% ऑफ इस पर चल रहा है, तो मात्र 6,000 रुपए में आपको अवेलेबल है। उसमें भी अगर आप पीवी सर 500 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो 500 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल रहा है।
तो यानी 6,000 रुपए पे 500 रुपए का और डिस्काउंट मिलेगा, 5,500 रुपए में, 5,500 रुपए में। इतने अफोर्डेबल वे में आपको कोई ऑप्शनल जो है वो नहीं मिलने वाला है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की लाइव क्लासेस होंगी हमारी, आप मेरे साथ जुड़ेंगे। पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट, जो ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, हिंदी में भी चलेंगी, जैसा अभी आपने मेरा सेशन देखा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल द्विभाषी हमारा सेशन जो है वो रहता है। लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस आप देख सकते हो, लाइव उसी समय देख सकते हो, बाद के लिए रिकॉर्डेड भी रहेंगी, बाद में भी आप इनको देख सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस है हमारी ये सारी, और जबरदस्त डिस्काउंटेड प्राइस पर फिलहाल आपको ये बैच अवेलेबल हो रहा है। तो आप डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच के साथ में जा सकते हैं। अभी डिस्काउंट्स आपको ज़बरदस्त मिल रहे हैं, तो पहले आओ पहले पाओ वाला ऑफर है, जो बच्चा जुड़ जाएगा उसको ये डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। बाद के समय पर ये डिस्काउंट्स आपको अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। तो जो बच्चा बाद के बारे में सोच रहा है, हो सकता है ये डिस्काउंट्स उस समय पर कंटिन्यू ना हो, आपको यही बैच नॉन डिस्काउंटेड प्राइस पर पूरी फीस पे करके खरीदना पड़े। तो आप जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में, हमारा ये नया बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लें, डिस्काउंट्स बाद में कंटिन्यू नहीं रहेंगे। राइट, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और बात करेंगे कि किस प्रकार के ऑप्शनल जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ऑप्शनल के बारे में जानकारी जो है वो नेक्स्ट सेशंस के अंदर आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।